हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। सोशल मीडिया में एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी कि पेप्सी की फ्लीट एक टाइम पे इतनी थी कि उसने इंडियन नेवी को भी पीछे कर दिया था और वो वर्ल्ड में 6 नंबर पे पहुंच गए थे। अब आप सोच रहे हो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनी ये सबमरीन डिस्ट्रॉयर में कहाँ चली गई, उन्हें किस चीज़ का डर था? या ये भी ख्याल आया होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनी का नेवी में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? कई सवाल मन में होंगे, जैसे ये नेवल फ्लीट उन्होंने खुद बनाई थी या कहीं से खरीदी थी? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कब की बात है? क्या यूएस नेवी भी इन्वॉल्व थी? इस फ्लीट का उन्होंने किया क्या? ये अभी भी बरकरार है या सेल कर दी पेप्सिको ने? और सबसे इम्पोर्टेंट कि उन्होंने इंडियन नेवी को बीट कर दिया, इस बात में कितनी सच्चाई? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मैं दूंगा, बस पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बट बिफोर यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही अनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। ये बात है 1989 की, जब पेप्सी ने यूएसएसआर से एक बार्टर सिस्टम डील के थ्रू 17 सबमरीन्स, अ क्रूजर, अ फ्रिगेट एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑक्युपाई कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ जेन फाइटिंग शिप 1989 to 90, पेप्सिको ने इंडिया को भी बीट कर दिया था। अपनी नेवल फ्लीट इतनी बड़ी कर ली थी उन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि यूएसएसआर के टेस्ट बड फिज्ड कोला के लिए ऐसे डेवलप हुए कि उन्होंने हार्ड करेंसी ना होने पे पेमेंट सबमरीन डिस्ट्रॉयर के रूप में कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, बार्टर में अपनी नेवी कौन वीक करता है? ये माजरा आखिर है क्या? इसके लिए हम चलते हैं कई साल पहले, 1959 में। पेप्सी की नेवी के पीछे एक एम्बिशियस मैन था जो एक वर्कर के तौर पर एंटर करता है पेप्सिको में। धीरे धीरे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करते हुए अपने मिड 30s में ही कंपनी के इंटरनेशनल डिवीजन का हेड बन जाता है। ये समय था कोल्ड वॉर का, और वॉर के बाद भी न सिर्फ यूएसएसआर की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, बल्कि ग्रोथ रेट के मामले में यूएसएसआर आगे निकल गया था यूएस से। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, सोवियत स्पेस रेस में भी आगे निकल गए थे आफ्टर द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक। माहौल ऐसा बन गया था कि कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट से आगे निकल गए थे, और एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड इज वेव ऑफ द फ्यूचर। उस वक्त के प्रेसिडेंट डी आइजनहावर पर हर तरफ से प्रेशर बन रहा था। इसके लिए उन्होंने कुछ काउंटर ऑफेंसिव मेथड ऑप्ट किए। उनमें से एक था ऑर्गेनाइजिंग द 1959 अमेरिकन नेशनल एग्जीबिशन इन मॉस्को। आइजनहावर ने सोचा कि जब सोवियत के लोग कोडैक, जनरल इलेक्ट्रिक, पेप्सी कोला जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अमेरिकन्स ने कितना डेवलप कर लिया है और उनकी जिंदगी कितनी सुविधाओं से भरी पड़ी है। इससे सोवियत के लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि पीस डिजायरेबल है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट बनने से ही उनकी लाइफ बेहतर होगी। उस एग्जीबिशन में एंटी कम्युनिस्ट रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो भी आते हैं। वो टूर करते हैं पवेलियन का सोवियत लीडर निकिता के साथ। जो भी चीज निक्सन दिखा रहे थे, निकिता ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब हम भी बना सकते हैं। बेसिकली मीडिया के सामने यूएसए को डाउन प्ले कर रहे थे। आइजनहावर का प्लान था कि एग्जीबिशन कम्युनिज्म की नींव हिला देगा, बट वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं इसमें। लेकिन 3 लोग ऐसे थे इसमें जिनका बड़ा फायदा होता है। पहला, निकिता ने अपने घरेलू दर्शकों को दिखाया कि सोवियत यूनियन पीसफुल कंपटीशन में एक्सेल कर सकता है। दूसरा, निक्सन को अमेरिकन सिस्टम का बचाव करने के लिए ह्यूज पोल बूस्ट और मीडिया प्रशंसा मिली। तीसरा था कैंडल, क्योंकि निकिता और सोवियत के लोगों को ये फिज ड्रिंक पसंद आ जाती है। मीडिया में इसकी काफी पब्लिसिटी हुई, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज जो निकिता को पसंद आती है। इससे कैंडल के करियर में भी ह्यूज जंप आता है और 1963 में वो बन जाते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ। 1972 में एक डील हुई जिसके तहत पेप्सी को पेप्सी सेल करेगा यूएसएसआर में, और उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज में सोवियत वोडका मेड बाय स्टोलिचन्या एंड सोवियत्स्किया सेल होगी अमेरिका में। ये डील पेप्सिको को पहली अमेरिकन कंपनी बना देता है जो यूएसएसआर में सॉफ्ट ड्रिंक सेल करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, दिस डील ऑल्सो लॉक्ड कोको कोला आउट ऑफ द सोवियत मार्केट। सो कंपटीशन भी खत्म हो गया पेप्सिको के लिए। इस हाई लेवल की पॉलिटिक्स एक कॉर्पोरेट कंपनी कर ले जाती है। बट इस डील में कुछ ऑब्स्टिकल भी आए, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्रीज के ट्रेडिंग रूल्स बहुत डिफरेंट थे।
फिर जो सोवियत की करेंसी रूबल थी उसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो एक हार्ड करेंसी नहीं थी अनलाइक यूएस डॉलर, इसलिए उसकी डिमांड मार्केट में कम थी। इस कारण से डील कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी और कभी कभी कुछ रिस्की अफेयर्स भी आ जाते थे इसके कारण। दूसरा ऑब्स्टिकल था पॉलिटिकल। जूइश ग्रुप जो सोवियत यूनियन में थे उन्होंने पेप्सिको को बॉयकॉट कर दिया। आरोप लगाया कि इस डील में देश के अंदर बंद जूइश मूल के सोवियत नागरिकों के अधिकारों से पहले प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी गई। आपको बता दें, सोवियत नीति के अनुसार जूइश प्रवासियों को अत्यधिक शुल्क देना पड़ता था। पेप्सिको को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने एग्रेसिवली प्रमोट किया स्टॉलिचनाया को एज एन ऑथेंटिकली सोवियत वोडका। बट कोल्ड वॉर के दौरान 2 इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके कारण वोडका की सेल गिर जाती है। पहला, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। दूसरा, जब सोवियत के एक फाइटर जेट ने शॉट डाउन कर दिया कोरियन एयरलाइंस के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को 1983 में। दूसरी तरफ पेप्सिको का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। साल 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव पावर में आते हैं तब तक पेप्सिको के ऑलरेडी 16 बॉटलिंग प्लांट्स थे यूएसएसआर में। अब आप सोच रहे हो कि फिर सोवियत का क्या फायदा हुआ इन सब से। जोसेफ स्टालिन के बाद जब वेस्ट से ट्रेड स्टार्ट हुआ यूएसएसआर का तो पहले तो यही शो हुआ कि निकिता क्रुश्चेव ओपन है यूएस से ट्रेड के लिए, तो एक तरीके से ये बड़प्पन दिखता है यूएसएसआर का। दूसरी ओर रॉ मटेरियल सच एज गोल्ड, ऑयल, इन सब से ट्रेड करने पर सोवियत यूनियन ने हार्ड करेंसी अर्न कर ली जिसका यूज वो कभी हार्वेस्ट फेल हो जाता है या फूड की रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए कर लेते थे या कुछ इंपोर्ट करना हो इन सब के लिए कर लेते थे। सोवियत के लीडर्स को उनकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता था और ये भी पता था कि ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज ला रही हैं वो अब हार्ड करेंसी अर्न करने के बाद आसानी से वो सब इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे 1966 में इटालियन ऑटोमेकर फिएट ने एक अकॉर्ड साइन किया था विद सोवियत इंडस्ट्री जिसका रियल टर्म में इम्पैक्ट पेप्सी की डील्स को भी एक्सीड कर जाता है। अब बात करते हैं साल 1989 की, जिस ईयर वर्ल्ड में मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। फिर चाहे चाइना का तिएननमेन स्क्वायर जहां सरकार ने ही टैंक उतार दिए थे अपने पब्लिक के खिलाफ। दूसरी ओर नवंबर 1989 में द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ये कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले का सबसे बड़ा इवेंट था। इसी माहौल में पेप्सिको और यूएसएसआर के बीच डील कंक्लूड हुई जिसने पेप्सी नेवी को जन्म दिया। इसका कारण था इंटरनेशनल मार्केट में रूबल यूएसएसआर करेंसी का गिरना। दूसरी ओर वोडका की सेल काफी कम थी अमेरिका में। इनफैक्ट रशियंस खुद ही काफी वोडका कंज्यूम कर लेते थे कि पेप्सिको को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कम मिलता था, इस कारण उन्हें दिक्कत भी आ रही थी। इन सब को देखते हुए उन्होंने पेमेंट का एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका अपनाया। पेप्सी ने अपने अधिशेष कंसंट्रेट और सिरप को डॉलर रहित अपने फाउंटेन डिस्पेंसरों को ठंडी हार्ड वोडका में बदलने के लिए प्रयोग किया और बदले में क्रेमलिन ने वही दिया जो उनके पास अबंडेंस में था, बचे कुचे ऑब्सोलीट नेवी शिप्स और सबमरीन जो एक टाइम पे माइटी नेवल फ्लीट का पार्ट था। इस डील ने बड़ी न्यूज बनाई। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड पेप्सी विल बी बार्टर्ड फॉर शिप एंड वोडका इन डील विद सोवियट्स। ये उस वक्त की सबसे बड़ी डील थी दोनों देशों के बीच जिसकी वैल्यू थी वोपिंग $3 बिलियन। डील में था कि अगले 10 साल तक पेप्सी अपनी सेल सोवियत यूनियन में डबल करेगा, उसके अलावा पिज्जा हट ओपन करेगा। इस तरीके से दोनों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। तो क्या सच में 6th लार्जेस्ट नेवी फ्लीट बन गई थी पेप्सी की इस डील के बाद? और क्या उसने इंडिया को भी बीट कर दिया था नेवल पावर के मामले में? वेल, इस बात में सच्चाई नहीं है क्योंकि पेप्सिको को कभी भी ये फ्लीट मिली ही नहीं। रेदर वो तो सिर्फ एक मिडिल मैन थे। इनफैक्ट डील के तहत ये फ्लीट गई नॉर्वेजियन शिपब्रेकर के पास और सेल करने का सारा रिस्क भी उन्हीं का था। तो एक तरीके से ये सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर ये सब एकदम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड था। जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं कि कहीं से इंडियन नेवी को टक्कर नहीं दे सकते थे। तो ये कहना कि पेप्सी बीट इंडियन नेवी इन टर्म्स ऑफ नेवल पावर ये अतिशयोक्ति होगा। हाँ, नंबर्स की खाली बात करते हैं तो जरूर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। रेदर इनको ट्रेड करके यूएसएसआर ने पैसे कमाए क्योंकि ये बस एक कबाड़ था। उनका डॉकयार्ड भी खाली हो गया जहां वो अब नई शिप्स और सबमरीन्स को डॉक कर सकते थे।
और जो पैसे वो इससे अर्न करते हैं वो अपने बिजनेस बढ़ाने और अपनी नेवल फ्लीट को और एक्सपैंड करने के लिए यूज करते हैं। वहीं पेप्सिको को उनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक न्यू मार्केट भी मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे उन शिप्स का क्या हुआ? वेल, वो किसी भी काम की नहीं थी। आई मीन यूएसए अगर उन्हें ले भी लेता रिवर्स इंजीनियरिंग या उनकी टेक्नोलॉजी पता करने के लिए, तो इतनी आउटडेटेड थी कि उन्हें तुरंत स्वीडिश स्क्रैप मर्चेंट को सेल कर दिया गया और यहाँ भी $3 मिलियन का प्रॉफिट कमाया गया। तो देखिए कैसे कॉर्पोरेट कंपनी दो सुपर पावर्स के बीच प्रॉफिट कमा ले जाती है और खुद का बिजनेस एक्सपैंड करती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं तो कोई ना कोई नया किस्सा निकल के आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोचक किस्से आपके सामने हम लाएं, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय कि किस पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% है। कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी काफी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ऐसे या निचिंग कंटेंट लाते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।